सबको सुनाई दे रहा है ना? अब देखो, अगर एक फूड चेन बनाते हैं, फूड चेन बनाए, ग्रास, ग्रास को खा गया कोई इंसेक्ट, सुनाई दे रहा है यस और नो? ग्रास, ग्रास को खा गए इंसेक्ट, और मान लो इंसेक्ट को खा गई कोई बर्ड। अब अगर मान लो कोई प्लांट है, उसकी लीव्स को खा गया कोई कैमल, और कैमल को खा गया कोई लॉयन। अगर मैं कोई भी फूड चेन बना रहा हूं, तो उस फूड चेन की बिगिनिंग कहां से हो रही है? प्रोड्यूसर से हो रही है, यस और नो? मीन्स प्रोड्यूसर से एनर्जी ट्रांसफर हो गई इंसेक्ट में, इंसेक्ट से एनर्जी ट्रांसफर हो गई बर्ड में। अभी प्रोड्यूसर में एनर्जी कहां से आई? ये वाली एनर्जी इसमें गई, ये वाली एनर्जी इसमें गई। प्रोड्यूसर से, प्रोड्यूसर के अंदर ये कहां से आएगी एनर्जी? देख लो, हर एक स्टेप पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इसकी एनर्जी इसके अंदर से है, बर्ड की एनर्जी इंसेक्ट में से है। तो ये जो प्रोड्यूसर है, इसकी एनर्जी कहां से है? कोई बताओ, बहुत सिंपल आंसर इसका। प्रोड्यूसर के पास एनर्जी कहां से आएगी? यस, सन की जो सनलाइट पड़ी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, ठीक है, प्रोड्यूसर ने वो एनर्जी कन्वर्ट कर ली और वही एनर्जी अब आगे ट्रेवल होती गई। तो एक बात याद रखना, ये अपनी फूड चेन है, ठीक है। फूड चेन में हमेशा चीज शुरू होती है प्रोड्यूसर से। मींस प्रोड्यूसर की एनर्जी जब आगे हर्बीवोरस और कार्निवोरस के अंदर जाएगी, तो एक चीज फिक्स्ड है कि जो अपनी एनर्जी साइकिल फूड चेन में शुरू होती है प्रोड्यूसर से होती है। अगर प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे तो लिविंग थिंग्स आगे वाली होगी, ये वाली आगे वाली पॉसिबल है, यस और नो? अगर ये प्रोड्यूसर नहीं पॉसिबल है, ऐसे ही प्रोड्यूसर खुद भी सनलाइट के बिना पॉसिबल नहीं है। तो अपनी अर्थ पे लिविंग थिंग्स किस वजह से पॉसिबल है? सनलाइट, यस। इसीलिए कहते हैं सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। मीन्स सनलाइट ही पूरे अपनी जितनी भी लिविंग थिंग्स में एनर्जी है ना, सब कहां से आ रही है? सनलाइट से। अगर सनलाइट नहीं होगी तो लिविंग थिंग्स पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया, यस और नो? अहमद रजा इज ऑनलाइन, यस और नो? अहमद रजा, नहीं है अभी ऑनलाइन? जस्ट वेट ए मिनट, आई एम पुटिंग द इंक। जस्ट वेट ए मिनट। ओके, अब देखो, अगर मान लो ये रहा प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर को कार्निवोरस खा गए, कार्निवोरस ने हर्बीवोरस खा गए, प्रोड्यूसर को सिर्फ हर्बीवोरस ही खा पाएगा, ठीक है। तो एक चीज का तो हमेशा ध्यान रखना कि जो कोई भी, अगर कोई फूड चेन बन रही है तो शुरू होगी प्रोड्यूसर से, और प्रोड्यूसर के बाद सेकंड नंबर कौन होगा? हर्बीवोरस। ये दो तो फिक्स्ड ही है। अब आगे कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे हुआ कार्निवोरस। तो ये देख रहे हो, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल,
ये रहा सेकंड ट्रॉफिक लेवल और ये रहा थर्ड ट्रॉफिक लेवल। ठीक, जस्ट वेट बढ़ने दो। अब देखो, एक्चुअली जब फूड चेन होती है ना, उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर चलता रहता है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, जो अपने फूड खाया, अगर मान लो मैंने फूड खाया और अगर मेरे को कोई लॉयन खा जाता है, तो क्या वो फूड वाली जो फूड मैंने खाया था, वो पूरी एनर्जी उसमें चली जाएगी? एनी आइडिया? वेरी गुड। देखो, प्रोड्यूसर के पास कुछ एनर्जी थी, अब जैसे ही इसको खाएगा एनर्जी इसके अंदर जाएगी, लेकिन होगा क्या, हर्बीवोरस को खुद को ग्रोथ करनी होती है, यस और नो? हर्बीवोरस की बॉडी हीट रिलीज करेगी, ठीक है, प्रोड्यूसर की खुद की बॉडी हीट रिलीज करेगी। उसने जितना घास खाया, प्रोड्यूसर ने जो ग्रास खाया, ठीक है, वो वाली एनर्जी इसके अंदर आई। लेकिन अगर ये प्रोड्यूसर कोई हर्बीवोरस खाता है, तो हर्बीवोरस की बहुत सारी एनर्जी इसकी ग्रोथ में जा रही है। हर्बीवोरस की एनर्जी एज ए हीट, अपना बॉडी गर्म रहती है, यस और नो? तो वो हीट में भी जाती है। अगर ये हर्बीवोरस मर जाता है तो इसको डिकम्पोज हो जाएगा, ये डिकम्पोज होने में भी हीट रिलीज होगी। तो क्या है, ये एनर्जी इसके अंदर कुछ एक एनर्जी आई, पहली बात है ये पूरी एनर्जी इसमें आई नहीं, जो आई उसमें से बहुत सारी यूज हो गई। अभी जो कार्निवोरस खाएगा ना, इसके पास एनर्जी जाएगी, होगा क्या, ये एनर्जी हर एक स्टेप पे थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही। क्यों? बॉडी का टेम्परेचर उसमें चला जाता है, बॉडी को मेंटेन करने में चला जाता है, बॉडी के ग्रोथ में चला जाता है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म में चला जाता है। मेटाबॉलिज्म मीन्स अपनी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती है ना, रेस्पिरेशन हो गई, हार्ट बीट हो गई, ये सब चलता रहता है, उन सब में भी एनर्जी वेस्ट होती है। फिर कार्निवोरस की खुद की बॉडी हीट मेंटेन करेगी, वो भी मेटाबॉलिज्म करेगा, वो भी ग्रोथ करेगा। अगर इस कार्निवोरस को कोई खाता है तो उसके पास पूरी एनर्जी नहीं आएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो देखो, ये जो हर एक ट्रॉफिक लेवल पर तुम देख रहे हो, ट्रॉफिक लेवल पे हीट रिलीज हो रही है, यस और नो? ये जो हीट रिलीज हो रही है हर एक ट्रॉफिक लेवल पर, इसको कहते हैं कम्युनिटी हीट। कम्युनिटी हीट मींस हर एक ट्रॉफिक लेवल पे कम्युनिटी हीट वेस्ट हो जाती है, मतलब चली ही जाती है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ, यस और नो? ठीक है, जितने अपने एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, हर एक स्टेप पे ये कम्युनिटी हीट रिलीज हो ही जाती है। ठीक है, अगर मान लो मैंने फूड खाया, तो फूड ऐसा नहीं कि वो पूरा फूड अब मेरी बॉडी के अंदर स्टोर्ड ही रहेगा, डाइजेशन की वजह से वो फूड यूज हो जाएगा, मेरी बॉडी की हीट मेंटेन करने के लिए यूज हो जाएगा, मेरे बॉडी के ब्लड फ्लो एंडलेस एक्टिविटीज चलती है अपनी बॉडी के अंदर, वो उसके अंदर एनर्जी बहुत सारी यूज हो जाती है। अब अगर मेरे को कोई हीट अप करता है लॉयन, तो वो जो मैंने फूड खाया वो पूरी एनर्जी उसके पास नहीं जाएगी, सिर्फ मेरे फ्लैश में बची कुची थोड़ी बहुत एनर्जी ही उसके पास जाएगी। समझ में आ रहा है, यस और नो? अब देखो, होता क्या है, जो ये प्रोसेस हो रही है, इसके अंदर कुछ एक नियम कानून लागू होते हैं। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या है, एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड। कोई भी ट्रैफिक लेवल पे खुद की एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? मान लो ये मेरा सेकंड नंबर ट्रैफिक लेवल है, ये एनर्जी जो प्रोड्यूसर को खाने से आई ना, सिर्फ वही एनर्जी इसके पास है, ये खुद कोई एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकता। किसी भी स्टेप पे कोई भी एनर्जी क्रिएट नहीं होगी। समझ में आ रहा है, यस और नो?
मतलब हर एक स्टेप पे जो पहले वाले स्टेप से एनर्जी है वही रहेगी, उनकी अलग से कहीं एनर्जी आने वाली नहीं है। और दूसरी चीज क्या है, पूरी प्रोसीजर में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। एक तो क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, एक तो क्या एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, दूसरा एनर्जी का फॉर्म बदलते जा रहा है। जैसे कैसे, यहाँ पर एनर्जी मेटाबॉलिज्म में यूज हो गई, यहाँ पर एनर्जी एज हीट एनर्जी वेस्ट हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? अरे यस और नो तो बोला करो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक स्टेप पे बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है मेटाबॉलिज्म पर। एनर्जी इज यूज्ड इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। मेटाबॉलिज्म मींस एक्टिविटीज, अपनी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज चलती रहती है वो, प्लस एनर्जी ट्रांसफर इज इन वन डायरेक्शन। एनर्जी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही है, इधर से इधर, लोअर ट्रैफिक लेवल टू हायर ट्रैफिक लेवल, वापस से उल्टी नहीं आ सकती। समझ में आ रहा है, यस और नो? ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक प्रोसेस में हर एक ट्रॉफिक लेवल, वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर ट्रॉफिक लेवल जाएगी ना, वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, या फिर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, इसको तुम लोग नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल भी लिख सकते हो। वहां पर एनर्जी लॉस होगा ही होगा। इस ट्रॉफिक लेवल से इस ट्रॉफिक लेवल पे जा रहे हैं तो 110% क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा ही होगा, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर हो रही है। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, मटेरियल या फिर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के केस में क्या होता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स के केस में ऐसा देखो, अगर एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को हर्बीवोरस खा गया, अगर ये हर्बीवोरस मर जाता है तो डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाएगा, फिर से ये प्लांट्स वो उस न्यूट्रिएंट को खा जाएंगे। अगर मान लो प्रोड्यूसर को हर्बीवोरस खाता है और हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाता है, तो देखो प्रोड्यूसर के न्यूट्रिएंट हर्बीवोरस में गए, हर्बीवोरस के न्यूट्रिएंट कार्निवोरस में गए, कार्निवोरस सड़ जाएगा, ये न्यूट्रिएंट फिर से प्रोड्यूसर ले लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? मतलब अगर ये फूड चेन है तो उसके अंदर जो मटेरियल है, न्यूट्रिएंट्स है, वो कैसे है, मल्टी डायरेक्शनल है। मल्टी डायरेक्शनल मींस न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोड्यूसर से कार्निवोरस में भी जा सकते हैं, कार्निवोरस से हर्बीवोरस में भी जा सकते हैं, हर्बीवोरस से प्रोड्यूसर में भी जा सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी जो है वो हमेशा कैसी होगी, यूनिडायरेक्शनल फ्लो में ही रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? मटेरियल या फिर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड चेन के अंदर वो मल्टी डायरेक्शनल हो सकते हैं, लेकिन जो एनर्जी है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल ही होगी। समझ में आ गया, यस और नो? ठीक है, अब देखो 10% लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो फर्स्ट लेवल ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, और ये मान लो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल।
ठीक है। 10% लॉ क्या कहता है कि जब भी एनर्जी ट्रांसफर होगी वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, तो हमेशा ओनली 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। बताता हूं क्या। मान लो ये फर्स्ट लेवल है, मान लो कि ग्रास व्रास जो भी है, इधर ये 1 2 10,000 लाख। मान लो कि इसके पास 1 लाख जूल एनर्जी अवेलेबल है, ग्रास के पास बहुत सारा ग्रास अवेलेबल है। अगर इस ग्रास को कोई गोट खाती है, ठीक है, इतने सारे ग्रास को, तो इस गोट के पास ओनली 10% ही आएगा, मींस ये कम हो जाएगा। कितना? 1 लाख से 1 2 3 4 1 2 3 4 बचेगा कितना? 10,000 जूल। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? अब गोट को मान लो खा गया कोई ह्यूमन, ठीक है, तो 10,000 से कितना बचेगा? ओनली 1000 जूल। अब ह्यूमन को खा गया मान लो लॉयन, ठीक है, तो इसके पास 1000 का बचेगा ओनली 100 जूल। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? हर बार 10% कम होता जा रहा है, हर टॉपिक लेवल पे ओनली देखो 10% कम नहीं हो रहा है, एक्चुअली ओनली 10% ही नेक्स्ट टॉपिक लेवल को मिलेगा। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूँ? यस और नो? जैसे कि ये मान लो टॉपिक लेवल से, ठीक है, मान लो सबसे पहले टॉपिक लेवल पर अगर 100 जूल है, इतनी एनर्जी है, और उसको कोई खाता है तो उसको सिर्फ 10 जूल एनर्जी ही मिलेगी, और 10 जूल एनर्जी वाले को खाता है तो उसको सिर्फ 1 जूल एनर्जी ही मिलेगी। उसको कोई खाता है तो फिर वो 0.1 जूल एनर्जी ही मिलेगी। समझ में आ रहा है? यस और नो? इसको बोलते हैं 10% लॉ। व्हाट इज 10% लॉ? 10% लॉ सेज दैट इफ एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, only 10% of energy will be transferred to the next tropic level। समझ में आ गया? 90% नहीं आएगी, only 10% ही नेक्स्ट में जाएगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। प्लस एक और चीज तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर प्रोड्यूसर है, तो एक और चीज यूं कहा जाता है कि जो सन की एनर्जी है ना, सनलाइट की एनर्जी, उसका सिर्फ 1% ही प्रोड्यूसर ले पाता है। मतलब क्या है? अगर मान लो किसी लीफ के ऊपर 100 जूल की सनलाइट गिरती है, लीफ के ऊपर, तो वो सिर्फ 1 जूल एनर्जी ही कंज्यूम कर पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो 10% लॉ फूड चेन में है, 10% लॉ फूड चेन में लागू होता है, ये फूड चेन का पार्ट नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? ये मैं अलग से बता रहा हूँ, उसको इसके साथ मिक्स मत करना। समझ में आ रहा है? यस और नो? हाँ, सन एनर्जी जो है जितनी भी गिरती है, उसका सिर्फ और सिर्फ 1% ही प्लांट यूटिलाइज कर पाता है। समझ में आया? यस और नो? तो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये जो फूड चेन है जितनी लंबी होना चाहिए लंबी हो सकती है क्या? यस। देखो कहीं ना कहीं जाके तो वैसे तो खत्म होनी ही है, लेकिन तुम देख रहे हो क्या कितना कम हो जाता है। 100 जूल का सिर्फ 10 जूल बच रहा है, 10 जूल का सिर्फ 1 जूल, 1 जूल का सिर्फ 0.1 जूल। अगर ये फूड चेन ज्यादा लंबी होगी तो नेक्स्ट लेवल के पास बहुत ही कम एनर्जी आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? इसलिए फूड चेन जो है वो 3 4 या मैक्स टू मैक्स 5 पे खत्म हो जाती है। अगर उससे ज्यादा खींचेगी तो जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल से उनके पास नेग्लिजिबल एनर्जी बचेगी। नेग्लिजिबल एनर्जी, कोई मतलब ही नहीं उनको खाने का। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? इसलिए अगर क्वेश्चन है व्हाई देयर आर ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ
levels present in a food chain. Why? Because if there will be more number of levels in a food chain, then the higher level of the higher levels will be having negligible energy. समझ में आ रहा है ना? yes or no? अब फूड चेन में एनर्जी के साथ और भी बहुत सारी चीजें ट्रांसफर होती हैं और वो चीजें हैं केमिकल्स। और वो चीजें हैं केमिकल्स, केमिकल एक्यूमुलेशन। फूड चेन सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रही है, बहुत सारा माल और भी ट्रांसफर कर रही है। होता क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी या कोई भी एक्टिविटी, अगर इसके अंदर इसने कोई चीज खाई और उसके अंदर केमिकल्स है मान लो, तो ये केमिकल्स अगर बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, बॉडी के अंदर स्टोर होगी, फिर ये केमिकल्स इसमें आएंगे, यस और नो? फिर ये केमिकल्स इसमें आएंगे। क्योंकि ये हायर लेवल पर है तो ये और भी चीजें खाएगा, यस और नो? प्रोड्यूसर देख रहे हो ना, प्रोड्यूसर लोवेस्ट लेवल पर है तो उसके पास ऑप्शन एक ही है, लाइट। जितना हायर लेवल पे आओगे उतने तुम्हारा ऑप्शन बढ़ जाएंगे, ये और भी खाएगा तो ये सारे केमिकल्स जाके इसकी बॉडी में स्टोर हो जाएंगे, यस और नो? यहाँ पर बहुत सारे केमिकल स्टोर हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? जब कोई भी चीज हम खाते हैं तो उसके साथ और, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी पॉन्ड में या फिर किसी खेत के अंदर पेस्टिसाइड डाले, ठीक है, वो पेस्टिसाइड्स घास में गए, अब उस पेस्टिसाइड्स वाले गेहूं मैंने खाया तो मेरी बॉडी के अंदर वो आ गया पेस्टिसाइड। अगर मान लो वो जो गेहूं का चारा था वो मैंने तालाब में दे दिया या फिर गाय को दे दिया, अब गाय ने दूध दिया वो भी मैंने लिया, तो जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस वो एक्चुअली ज्यादातर फूड चेन के एंड में आते हैं, ज्यादातर फूड चेन के एंड में आते हैं। अपने को लोअर लिमिट तो अभी तक किसी को खाया नहीं है, तो जो भी फूड चेन से हम फूड खा रहे हैं उन सब के केमिकल्स किसके अंदर इकट्ठे हो रहे हैं? अरे सर यस, ह्यूमंस के अंदर। और इस प्रोसेस को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई का मतलब समझते हो? बड़े होते जाना, बड़े होते जाना। कैसे? धीरे धीरे ये केमिकल्स, बायोलॉजिकल केमिकल्स अपनी बॉडी के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है यस और नो? इस प्रोसेस को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। होता क्या है, ह्यूमन ने फूड चेन के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग दवाइयाँ डालना चालू कर दी है। ह्यूमन केमिकल्स यूज करता है, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीजें घुमा फिरा के अपनी ही बॉडी के अंदर आनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक कि आजकल तो गाय भैंस का दूध निकालने के लिए भी सुई मारते हैं, यस और नो? तो सारा माल घुमा फिरा के कहाँ पर आ जाना है? ह्यूमन बॉडी के अंदर, यस। उसमें सबसे बड़ा केस है DDT का। DDT एक पेस्टिसाइड है जिसका फुल फॉर्म में याद करना बहुत ही जरूरी है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। DDT का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। ये जो DDT दवाई है ना, ये तो आज से बैन कर दी है। ये क्या है, धीरे धीरे जा जाके नेक्स्ट लेवल में स्टोर होती रहती है। अगर तुमको पता हो तो वल्चर्स के अंदर एक बार एक बीमारी आ गई थी, वो अपने इंडिया के 90% वल्चर मर गए थे एक ही साल के अंदर। क्यों? गाय भैंस के अंदर एक दवाई डाली जाती थी, वो गाय भैंस की बॉडी में रह जाती थी। जब गाय भैंस मरती तो उसको वल्चर खाने आते थे और मतलब उनकी बॉडी में जाके उनके यूरिनल सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, जिस वजह से सबकी डेथ हो गई। समझ में आया कि नहीं? बायोमैग्निफिकेशन की इफेक्ट्स है। अब है ओजोन। दिया एक स्नैपशॉट लेके अभी भेज देना, कल नेक्स्ट डे मत भेजना, ठीक है? ओजोन अपनी जो अर्थ है, ठीक, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर,
एटमॉस्फेयर के अंदर एक लेयर है जिसका नाम है ओजोन, और ये यहाँ से सनलाइट गिरती है जिसमें आती है अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज जिसको कहते हैं। अपने एटमॉस्फेयर में गैस अवेलेबल है O2, दैट इज ऑक्सीजन। ठीक, होता क्या है, ये ऑक्सीजन यहाँ हायर लेवल्स पे भी अवेलेबल है। जब इस O2 के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज गिरती है, ठीक है, तो होता क्या है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है दो अलग अलग एटम्स में टूट जाता है। अब क्या है, ये जो O है ना, दोनों O के ऑक्सीजन, ये है हाईली रिएक्टिव। ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव, इनको बहुत जल्दी रिएक्ट होते हैं। होता क्या है, ये वाला ऑक्सीजन एक दूसरे O2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके बना देगा O3। समझ में आया, यस और नो? और इस O3 का ही नाम है ओजोन। ओजोन तो फिर किससे बनी ओजोन? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज गिरी तो उस वजह से ब्रेक डाउन हो गए दोनों अलग अलग एटम में। ये दोनों एटम्स हाईली रिएक्टिव है, तो ये क्या करेंगे, दूसरे O2 के साथ रिएक्ट करके O3 बना लेंगे। और ये जो लेयर है ये हमको क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। ये एक अपना प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। और ओजोन का फॉर्मूला है O3। लेकिन अपने क्या यूज करते हैं, फ्रिज, परफ्यूम्स। 10th स्टैंडर्ड के तो आधे बच्चे परफ्यूम के बिना आते ही नहीं स्कूल में। फ्रिज, परफ्यूम्स और भी बहुत सारी एंडलेस चीजें, जैसे कि फ्रिज हो गया, परफ्यूम हो गया, AC हो गया, ये सारी के सारी चीजें गैस रिलीज करती है। क्या नाम है उसका? CFC, फ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करते हैं, इस O3 को ब्रेक कर देते हैं, मतलब ओजोन लेयर को खराब कर देते हैं और डिप्लीट कर देते हैं, जिस वजह से ओजोन लेयर में हो जाता है छेद और ये अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ के सरफेस तक आने लगती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ की सरफेस तक आती है, इस वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि कैंसर, ठीक है, स्किन प्रॉब्लम्स, आई इचिंग, आंख में खुजली आने लगेगी, आंख में जल्दी से कैटरैक्ट हो जाएगा। समझ में आया, यस और नो? आई एम लीविंग द मीटिंग, जल्दी से ज्वाइन करो फिर से।